दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुना चली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 11वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। यूं तो जिन दुविधाओं से हम जूझ रहे थे, हमारा तनिक टेंशन में होना बनता था। पता नहीं पर क्यों हम फिर भी लगभग आश्वस्त थे। चमन पटेल जेल चले जाएं तो क्या, धंधा चौबट हो जाए तो क्या, काम में बंटवारा हो जाए तो क्या, हम जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएं तो भी क्या। अब इतनी सी बात के लिए हम टेंशन थोड़ी लेंगे। अरे निश्चिंत तो हमारा मिडिल नेम है। बबलू निश्चिंत शुक्ला। बात करते हो। ये तो हुआ दुनिया के लिए। अब खुद की बात करें तो हमारी लगी पड़ी थी। हालत ये थी कि सिर्फ एक शब्द खराब भर कह देना उस स्थिति के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाता जिसमें हम लटक रहे थे। हाँ, शायद बहुत खराब आसपास तक आ जाता, पर परफेक्ट तो वो भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सामने इस तरह की दिल दहलाने वाली परिस्थिति पहली बार आई थी। कई बार आई है और नाश्ता करके चली गई है। अरे पुलिस केस में भी अंदर हो चुके हैं हम। बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं तुम्हारे श्री बबलू शुक्ला। कभी बताया नहीं तो क्या। महात्मा गांधी और हरिदास श्रीवास्तव के बाद हमारा ही नाम चलता है। हरिदास श्रीवास्तव हमारे गांव के टेलर हैं, सब सिल देते हैं। उनका नाम आंदोलनकारियों में क्यों है, यह एक अलग चर्चा है। खाते में जोड़ लेना, कभी चाय पर विस्तार से करेंगे। वैसे ये बात हम किसी को तब तक नहीं बताते जब तक वो प्लीज न बोल दे। आधे प से पूरे ज तक। अभी जीवन में निठल्लापन थोड़ा बढ़ गया है तो बता दे रहे हैं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो लगभग हमारा बचपन ही था। ये कहानी बहुत पहले की है। पेट्रोल डीजल तक तो ठीक था, बढ़ा लेते जितना दाम बढ़ाना था, पर उस रोज बात शराब पर आ गई थी। बस फिर दिल दुख गया हमारा। भरतपुर के एकलौते ठेके पर क्या प्रदर्शन किया था उस दिन, और जन सैलाब। मानो पूरा का पूरा गांव हमारे साथ हो गया था। 14 साल की उम्र से लेकर 71 तक के लोग शामिल हुए थे उस मुहिम में। क्या तो नारे लगे थे और क्या जोश था उस आंदोलन में। मानो सबकी आवाज सीधे उनके दिल से निकल रही थी। क्या तो पुलिस की एंट्री हुई थी वहां, और क्या डंडे खाए थे सबने। कोई शोर फिर भी कम होने को तैयार नहीं था। लोग तो लॉकअप में भी चुप बैठने को राजी नहीं हुए। केस हो गया था हमारे नाम पर। नेता जो बने फिर रहे थे, पूरे गांव के शुद्ध शौकीनों के स्वनियुक्त प्रतिनिधि। दुनिया वो भी थी और बड़ी थी, हाँ। पर जब बस इतना सा अंतर था कि डब्लू और प्रकाश हमारे साथ थे। यूं एक दूसरे के दुश्मन बने नहीं फिर रहे थे। दोस्तों का साथ चीजें आसान कर देता है। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और डब्लू और प्रकाश तो जान है हमारी। दोनों अपने अपने ब्याह के बाद वर भी बन गए, तो अब जानवर कंप्लीट कंप्लीट सा लगता है, क्या नहीं? हाँ हाँ, गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। भटक जाते हैं कभी कभी हम। हमारा तो कुछ कहना भी सबको काटने को दौड़ता है। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि कोई पहली बार अड़ी में नहीं आए थे हम। जो धंधा हम करते हैं और जिस टसन में रहते हैं, ऐसी समस्या, दिक्कत और परेशानियां आम बात है। इन सब की तो जैसे आदत हो गई है हमको। पर इस बार जाने काहे नर्वसा रहे थे। डरने और नर्वसाने में अंतर याद तो है ना? रहने दो, हम भी क्या पूछ रहे हैं। याददाश्त इतनी अच्छी होती तो यहाँ थोड़ी होते। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि उस पल भी जब सब कुछ छूटता जा रहा था, सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था, हमको किसी की याद आ रही थी। कुछ भी समझने जैसा नहीं था, फिर भी लग रहा था कि जैसे कोई समझा देगा कि क्या समझना रह गया। उस वक्त जब हमारे दिमाग को कुछ नहीं सूझ रहा था, तब हमारे दिल को कोई सूझ रहा था। ये शायद वो पल था जब हमारे होने के लिए
किसी का होना लाजमी बन गया था। अच्छे लग रहे हो, पिंकी जी ने कहा। 13 साल का स्कूल और 10वीं तक की पढ़ाई, फिर भी हमको किसी ने नहीं सिखाया कि इसके बाद क्या बोलते हैं। ऐसे में एक बार के लिए हमारा शक पका जाना तो बनता है। आप भी, हमने काफी सावधानी और सतर्कता से कहा। हालांकि हमारे दिमाग में था, इसमें नया क्या है, हम तो हमेशा से ही तबाही दिखते हैं और जितनी तैयारी में थे बस फूटने ही वाले थे। पर इस जवाब के आड़े हमारा दिल आ गया। किसी के जहाज न चल रहे हों तो यहाँ भी अभी अभी जो हुआ उस पर 1 मिनट रुक कर हम अलग से चर्चा करना चाहेंगे। आगे की पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में इस उदाहरण का हम आज भी प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो जाए, बता रहे हैं, कहीं लिख लो, काम आएगा जीवन में। कभी भी दिल के आगे मजबूर मत हो जाना। क्षणिक सुख जरूर है पर बाद में दिक्कत देता है। अगर दिल तुम्हारे दिमाग से कुछ हटकर कह रहा हो तो उस ख्याल को ऑप्शन में भी मत रखो, सिरे से दरकिनार कर दो। अम्मा कसम, कोई बुरा नहीं मानेगा। दरअसल इसमें दिक्कत यह है कि साला पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बस हल्का हल्का निपट रहे होते हैं और निपटते चले जाते हैं, जैसे कि तब हमने तो बस यूं ही कह दिया था। आप भी। अब क्या बताएं मैडम, कैसी दिख रही थी। किसी हरे भरे खेत में उगा कोई चटक पीला फूल शायद, या बारिश भरी रात के बाद की सुबह गुनगुनी धूप में खुद को निखारती हुई, या बादलों के पीछा छुपा हुआ चांद जो अचानक निखर आया हो शर्म के पर्दे के पीछे से। हमको नहीं पता। हम तो अब इस मुद्दे पर भी नहीं जाना चाहते कि उन्होंने क्या पहन रखा था, कितना खिल रहा था उन पर वो काली धारियों वाला पीला सूट, वे माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके और खुले बाल। हम नहीं कहेंगे कि कितना जच रहे थे उस मासूम से चेहरे पर। हम जितना उनको देखते उतना खुद को खोने लगते। कमबख्त हम आशिकी के उस पड़ाव पर आ गए थे जब आप सामने वाले को देखते नहीं, निहारते हो। ओ पलों पलों में मासूम कह गए। स्थिति और भावनाओं के सही चित्रण के लिए इस शब्द का नज़रअंदाज कर दिया जाना उचित होगा। एक लाइन एक्स्ट्रा लग जाए तो लग जाए, पर सुंदर और मासूम में जो अंतर है उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा और जोर देकर अजीब से लहजे में कहा, सीख रहे हो हल्का हल्का। जहाँ हम कमबख्त सब भूलते जा रहे थे, इल्जाम हम पर सीखने का था। जवाब था इसका भी, पर हमने न देना ही ठीक समझा। बातों बातों में हम शायद बताना भूल गए कि हमने पिंकी जी से मिलने की गुजारिश की थी। कहाँ, जगह महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, हमको जज करने के हिसाब से जानना है तो ठीक है। शिव मंदिर। लॉजिक अपनी जगह है, दुनियादारी अपनी। पर एक बार जो जगह दिल ने कह दिया, फिर कौन कुछ और सुनेगा। हम यूं तो मंदिर वंदिर में विश्वास नहीं रखते, पर वो सुकून कहीं और नहीं मिलता जो वहाँ होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, मानते हैं, पर मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते। हम तो ये मानते हैं कि भगवान हर जगह है, और जब भगवान हर जगह है तो मंदिर होने का औचित्य क्या है। तो अब कर लो जज। क्या हुआ, उन्होंने फिर पूछा। कुछ खास काम था या यूं ही बुला लिया? अगर कह दें कि यूं ही बुला लिया तो हमने पिंकी जी को छेड़ना चाहा। तो कह दो, हमको क्या, पूजा करके चले जाएंगे। पर छेड़ नहीं पाए। सच कहें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बंदर हैं और आपका साथ अदरक का स्वाद। पिंकी जी खिलखिला उठी। बातें होने लगी, वक्त बीतने लगा। हमने आज तक कभी किसी को भी अपने बौद्धिक स्तर के इतना नज़दीक नहीं पाया जितना पिंकी जी आ गई थी। हाँ, वो जो अम्मा हमारे साथ किया करती हैं उसका हिसाब अलग डायरी में रहेगा। कितना अच्छा लगता है ना, किसी ऐसे इंसान के करीब होना जिसके सामने बोलने से पहले कुछ सोचना न पड़े। दिन चढ़ने को तैयार था। हम पीपल की छांव में बैठे उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। हमारे सामने लोग आकर जाते जा रहे थे, पर हम अपना दिल रोके वहीं रुके हुए थे। कोई दिक्कत है क्या, पिंकी जी ने पूछा। दिक्कत हमको,
अरे हम वो हैं जो रास्ता काट दें तो बिल्ली भी 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाए, आगे जाएं या किसी का इंतजार करें, हमको काहे की दिक्कत। और हम मुस्कुराने लगे। उस समय हमारा मुस्कुराना उतना ही सच था जितना ये कहना कि इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। गए वो जमाने। हाँ, दिख रहा है सब। अब पिंकी जी का लहजा थोड़ा बदल गया था। कोई अलग ही फुर्सत थी उनकी आंखों में। सिर्फ हमारे लिए बड़े हक से कहा था उन्होंने, ऐसे जैसे कि उनको परवाह हो। जब से आए हो कहीं खोए खोए से हो, कहीं और ही ध्यान है तुम्हारा। समझ आ जाता है हमको कोई झूठ बोल रहा है। और तुम बबलू शुक्ला, तुम तो सच बोलने में भी घबरा जाओ। झूठ तो दूर की बात है। कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। उन्होंने हमको ऐसे देखा जैसे कितना पहले से जानती हूं, कि उनको पता है हमारे बारे में सब कुछ, कि वो समझती हों हमको पूरी तरह से। उनको उम्मीद थी कि हम कुछ कहने वाले हैं, पर हम चुप थे। ये वो सवाल था जिसका जवाब हमको पता था, बस देना नहीं चाहते थे। अब बोल दो भी यार। हम बहुत छोटे थे जब पिताजी का देहांत हुआ था। इस बात का हमारे मन में एक अलग ही असर पड़ा है। बचपन से आज तक हमने यही सीखा है कि कभी भी खुद को किसी के आगे कमजोर मत होने दो। हमारे अंदर का ये आत्मविश्वास अपने आप नहीं आया है, ये हमारी जिंदगी ने हमको दिया है। ज्यादा कोई रहा नहीं था हमारे साथ जिस पर कभी निर्भर हो सकते थे। ऐसे में खुद पर विश्वास हो न हो, हमको मानना पड़ा है हम सब देख लेंगे। हमने आज तक सबको अपना विजयी चेहरा ही दिखाया है, कभी भी किसी के सामने हार नहीं माने, या कभी मान भी गए तो खुद को कमजोर जाहिर होने नहीं दिया। बड़ी से बड़ी दुविधा आई और आकर चली गई, पर हम डटे रहे अपने अविजित सिद्धांत पर। स्थिति कैसी भी रही हो, हमने दुनिया को हमेशा यकीन दिलाया है कि हम सब संभाल लेंगे। हम जानते हैं बचपन से, हम जानते हैं बचपन में बचपना न होना कैसा होता है। पर इन सब के बावजूद उस दिन हम टूट गए। मंदिर की घंटियों के कोलाहल के बीच जब पंछियों का चहचहाना किसी अलग ही खामोशी सा लग रहा था, तब हम उस सवाल का जवाब दिए बिना रह न सके। हम टूट गए, हम हार गए उनके अपनेपन के आगे। ये शायद हमारे सबर का बात टूटा था, या था कोई अलग ही बंधन जो उस पल पिंकी जी से जुड़ गया। अब हम तैयार थे कहने के लिए कि हम थक चुके हैं, कि अब हम हार मानते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। हमने कहा, हमने इतना ही कहा था कि उनका हाथ हमारे हाथों में आ गया। सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। उस पल हमारी आवाज में एक अलग ही गहराई थी, एक अलग दर्द और अकेलापन था। आज शायद पहली बार हम किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देने को तैयार थे। आज शायद पहली बार हम ये नहीं सोच रहे थे कि कोई क्या सोचेगा। वो किसी जवाब के इंतजार में हमारी तरफ देखने लगीं और फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? उनकी हथेलियों ने हमारी हथेलियों को जिस तरह से थाम लिया था, ये समझ लो कि उस बंधन से छूट जाना किसी गुनाह से कम न होता। फिल्मों में स्लो मोशन देखा है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अचानक याद आ गया। शब्दों के अलावा और जो भी कहना था सब हमारी आंखों ने एक नज़र में ही कह दिया। आखिर उन्होंने पहला जवाब हमारी आंखों से ही तो मांगा था। उनको शायद पहले ही सब समझ आ गया था। वो फिर भी इंतजार में थीं कि हम कुछ बोल दें। चमन पटेल पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, हमारे कर्ता धर्ता और हमारे धंधे की जान। वो जाने वाले हैं जेल, और डब्लू और प्रकाश अलग होना चाहते हैं। महाभारत कर रखा है दोनों ने। हम बेधड़क आगे बोले, गवाही है कोर्ट में कल। चमन बाबू पर केस चल रहा है रिश्वतखोरी का। कोई अपराध बोध नहीं है हमको। बेशक किए होंगे हमने भी कई गलत काम जीवन में, पर ये उनमें से एक नहीं है। सबने दिया है, हमने भी दिया है। अगर हम न देते तो कोई और देता, कोई दूसरा नहीं देता तो कोई तीसरा देता। वो तो जो होना था वो हो गया। हम तो बस एक माध्यम थे। अब अड़ी इस बात पर है कि चमन बाबू के खिलाफ गवाही देने को बुलाया गया है। हम अब भी बोल रहे थे वही दिक्कत, समस्या, परेशानियां जो पूछने पर सब कुछ नींद में भी बता देते। अरे हम
तो ये कहते हैं कि 2 मिनट के लिए भूल जाओ हम क्या कह रहे थे, भूल जाओ कि हम क्या कहना चाहते थे। कुछ याद करने लायक है तो हमारी सोच, जो उस पल, उस क्षण उनकी आंखों में उलझ कर रह गई थी। दुनिया की हर बात का जवाब देने वाली लड़की आज सिर्फ सुन रही थी। आज 2 रास्ते हैं हमारे पास। हमने फिर बोलना शुरू किया। झूठ कह दे और खुद बच जाएं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई और भी बच जाए अपने गुनाहों की सजा पाने से, या सच कहकर खुद भी सामना करें उस सजा का। हम अपनी बात जलेबी जितने सीधे शब्दों में रख रहे थे। अब पिंकी जी को भी क्या समझ आया होगा, हमने खुद मन में 3 बार दोहराया था। पर वो अब भी हमको उसी शिद्दत से देख रही थीं, उसी उम्मीद के साथ कि आज हम अपने दिल की सारी बातें कह देंगे। हमने सब कुछ कहा, कोर्ट की दुविधा से लेकर मन के असमंजस तक, डब्लू प्रकाश के बीच झड़प से लेकर खुद के टूट जाने तक। हमने वो भी कहा जो शायद किसी और समय किसी और से कभी नहीं कह पाते। डब्लू चाहता है कि झूठ कह दे और अपना पल्ला झाड़ ले। प्रकाश चाहता है कि सच कहें, चाहे झूठ चमन बाबू का साथ न छोड़े। फिर फाइन लगे तो लगे, जेल जाने की नौबत आए तो आए। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। शुक्ला जी, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोहतरमा बोली, सब जानना है क्यों, चलो एक खेल खेलते हैं। थोड़ा अटपटा था उनका जवाब, पर एक सुकून था उनका कुछ कहना, एक यकीन उन आंखों पर कि हमारे हाँ कह देने के अलावा और कुछ भी जायज नहीं। ज्यादा होने लगे तो बता देना, थोड़ा कम कर देंगे। खेल? हमने पूछा। चलो अपनी आंखें बंद करो। पिंकी जी ने हमको लगभग अनसुना करते हुए हमारे दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने मान लिया कि हमने हाँ ही कहा है। बाकी जो भी आशिकों से झाड़ लें, अभी सच कहें तो हाँ या ना का कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। 2 ऑप्शन है ना तुम्हारे पास? बिना किसी अर्ध विराम के उन्होंने कहा। दोनों मुट्ठी में एक एक रख लो, जकड़ कर रखना कहीं गिर न जाए। आंखें बंद, कान खुले, और अब हमारे दोनों हाथ हवा में थे, एक एक ऑप्शन के साथ। हम एक ऑप्शन चुनेंगे, उन्होंने आगे कहा। बस मान लेना कि जो भी हमने चुना वही हमारा मत है। अम्मा सही कहती हैं, सही गलत जैसा कुछ भी नहीं होता। हर वो गलत चीज सही हो जाती है जो आपको आपका दिल मना ले कि बस यही सही है। पिंकी जी भी खेल गईं। बिना कुछ कहे हमको वो बता दिया जो शायद हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं था, जो हमारा दिल असल में चाहता था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास 10वीं फेल के 12वें अध्याय सांख्यिकी का वाचन मेरे अर्थात ना सुरांचली के स्वर में। अपने वक्त के काफी सदे हुए दूरदर्शी उपदेशक और दार्शनिक श्री रामधारी सिंह जी ने कहा था, जब तक इस देश में सनेमा है लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। जिनको याद आ गया वो मुस्कुरा रहे हैं, जिनको नहीं याद आया वो या तो फिल्म नहीं देखते या देखते भी हैं तो उनको उनकी पसंद निंदनीय है। कहानी पारिवारिक रहे इसलिए हमने इस लाइन को हल्का सा सेंसर कर दिया है। खैर, किसी महान पुरुष ने कहा था कि सेंसर सिर्फ शब्द बदल सकता है, सोच नहीं। वास्तविकता से दूर रह गए प्राणियों के लिए बता दें कि जिला न्यायालय बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। भरी हुई अदालत, मौखिक दलीलें, सवाल पर होते सवाल और जवाबों की झड़ी, बिल्कुल भी नहीं। सामान्य से थोड़ी ऊंची टेबल पर जज साहब, उनके बगल में बैठा कोई दुबला पतला टाइपिस्ट, ठीक सामने रखी 3-4 कुर्सियां और सिर पर डोलता 1973 का पंखा। बाकी पता नहीं, पर जहां हमारी गवाही थी वो अदालत तो ऐसा ही था। न कोई कटघरा था, न कोई गीता, न पुलिस वालों का हुजूम, और न आखिरी में ताली बजाने के लिए बैठा जन सैलाब। वकील साहब थे, कागजी दलीलें थी, टेबल पर पहली फाइलें थी
और सरकारी वकील के ठीक बगल में थे हम। ठीक 10 सेकंड पहले हमारे नाम की आवाज आई थी, बाहर भास्कर शुक्ला। बस फिर घुस आए हम अंदर। क्या प्रेम को परिभाषित कर पाना मुमकिन है, या बेकार ही है सब कोशिशें? अगर कोई कर रहा है तो अबे हटो ना, हम झुंझलाए। मुंह में घुस जाओगे क्या? पार्किंग से गाड़ी निकालते वक्त हमने कहा। किसको? महत्वपूर्ण नहीं है। क्या चलते चलते रुक जाना, बैठे बैठे खो जाना, कहते कहते चुप हो जाना प्रेम का सही आकलन है, या भारतीय सिनेमा द्वारा दर्शकों के दिमाग में भर दिया गया सिर्फ एक भ्रम? बीते दिनों हमारे ख्यालों में पिंकी जी का आना जाना थोड़ा ज्यादा हो गया था। बेधड़क बस बिना किसी नोटिस के आ जाती थी। हालात यहाँ तक आ गए थे कि हम अपने हर एक काम को उनसे जोड़कर देखने लगे थे कि ये कर दें तो वे क्या कहेंगी, ना करें तो क्या कहेंगी। वो हों या न हो, पर हमने उनका होना मान रखा था। यहाँ तक कि अब भी जब हम अदालत की सुनवाई छोड़कर एक अलग ही धुन में डुगडुगी उठाए भगे जा रहे थे, पिंकी जी की ख्याली स्वीकृति हमारे दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुकी थी। देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया था, पर अंग्रेजी से नहीं। अप्रूवल, हिंदी के गंवारों, स्वीकृति मतलब अप्रूवल। क्या होगा इस देश का? कसम से कभी कभी तो चिंता हो जाती है। खैर, इस पूरी स्थिति में समस्या बस इतनी सी थी कि हमको हमारा ये हाल अच्छा लगने लगा था। हम अदालत में बुला तो लिए गए थे, पर वकील साहब को देखकर लग रहा था कि अभी टाइम था। जब हम अंदर आए तो टेबल पर बिखरे फाइलों के बीच कुछ ढूंढ रहे थे। सामने जज साहब भी विराजमान थे। उनको देखते ही उनके सम्मान में हमने सिर हिलाया। वकील साहब की लापरवाही पर थोड़े अधीर हो तो वो भी होंगे, पर चेहरे पर कुछ जाहिर होने नहीं दिया। वो जज ही क्या जिसे कोई जज कर ले। बेवजह ही खड़े रखा था हमको 11 मिनट तक। हमारे समय की कोई कीमत है कि नहीं, पर हमने शिकायत के नाम पर चूं भी न करी। जवाब पता है ना हमको, इसलिए जब तक वकील साहब किसी फाइल में से कोई पेपर निकालकर किसी पेन से कुछ लिखने जितना तैयार न हो गए, तब तक हम नज़रों से आसपास को ही टटोलते रहे। वैसे तो सफ़ेद दीवार, एक बड़ी सी घड़ी और गांधी जी के मुस्कुराते हुए फोटो फ्रेम के अलावा और कुछ खास नज़र नहीं आया, पर मन लगा रहा। हमको लगा था कि कोई 1 2 3 गो बोलेगा, पर यहाँ तो बस यूं ही सवाल जवाब शुरू हो गया। कमबख्त नरबसाने का तो समय ही नहीं मिला। वो गीता पर हाथ रखकर कसम खाने का कितना मन था हमारा। आधी रात तो इसी खुशी ने सोने नहीं दिया था। कैसे जानते हैं आप चमन पटेल को? सरकारी वकील ने अचानक पूछा। अफसर हैं विभाग के, हमने सलीके से माहौल में ढलते हुए कहा। पारंपरिक तौर से हमको यहाँ पर नरबसाना था, पर जानकर लोगों को पता है कि हम परंपरा को खुद से ऊपर नहीं रखते। अब जहाँ हमारा काम पड़ता है वहाँ के अफसर को तो जानेंगे ही ना। उनके द्वारा स्वीकृत कई काम किए हैं हमने। बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस तरह से दोनों वकील और जज साहब हमको देख रहे थे, हमको लगा कि हम माहौल में कुछ ज़्यादा ही ढल गए हैं। जाहिर है, ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए। अब कोई मीटर तो है नहीं कि नाप लेते। माना पटेल बाबू इतने भी अच्छे नहीं हैं, पर हम पीठ पीछे किसी की बुराई थोड़ी करेंगे। हमारा तो नियम है, किसी के पीठ पीछे उसकी उतनी ही बात करो जितना उसको मुंह पर बोल सको, वरना क्या फर्क रह जाएगा हम में और गांव की महिला मंडली की सदस्यों में? आप कब से जानते हैं उनको? अगला सवाल हाजिर था। तकरीबन 5 साल पहले पहली बार मिले थे। बड़े ही आत्मविश्वास भरी आवाज में हमने कहा, इतने की जरूरत तो नहीं, पर ठीक है। और आपके कितने प्रोजेक्ट चमन पटेल जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं? याद तो था बिल्कुल कंठस्थ, पर पता नहीं क्यों हमने 45 डिग्री ऊपर की ओर देखते हुए कुछ गिनने जैसा स्वांग रचा। यही कोई 7 8। गांधी जी का वो मुस्कुराता हुआ फोटो फ्रेम याद है? अब लग रहा था जैसे गांधी जी साक्षात हमारे सामने हमको ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। 7 या 8? आवाज थोड़ी कड़ी करते हुए वकील साहब ने पूछा। उद्देश्य शायद ये रहा हो कि हमको बताया जाए कि यह एक अदालत है, गवाही को हल्के में लेना सही नहीं है।
अब उनको कौन बताए कि सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं। आज जो गलत है कल वही सही हो सकता है, कल जो सही था आज गलत हो सकता है। सब नजरिए का खेल है। 11। अचानक अम्मा पुराण से उभरते हुए हमने कहा। ये जो 7 और 8 के बीच अचानक 11 आ गया था, उससे माहौल में थोड़ा परिवर्तन आ गया। सभी ने एक दूसरे को देखा। पास बैठे टाइपिस्ट को छोड़कर वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर अलग ही भाव आ गया। इन सब से बेखबर वो बेचारा अब भी लगा रहा खटर पटर करने में। खैर, चमन पटेल पर रिश्वत लेकर टेंडर अप्रूव करने का इल्जाम है। जज साहब थोड़े झुंझलाए हुए से बोले, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जितना फोकस जज साहब ने इस पर किया था, वकील साहब की सारी बकैती गई तेल लेने और गवाही आ गई सीधे मुद्दे पर। हमको नहीं लगता कि मायने भी रखता है कि कब कब हम पिंकी जी को अपना मान बैठे थे, कब हमने ये फैसला लिया था कि बात अगर पूरे जीवन के बंधन की है तो बात उनकी ही है। बेशक इस बात का फर्क उनको नहीं पड़ता, पर शायद किसी और को भी, पर हमको पड़ता है। और वो इसलिए कि हम जानना चाहते हैं वो खास पल जब हमने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला लिया था। शायद ये बात उस दिन की है जब मंदिर में उनके पूछने पर अपना दिल खोल कर रख दिया था हमने, या शायद तब जब उन्होंने हमको रोका था किसी बच्चे से उसका हीरो छीन लेने से, या हो सकता है ये फैसला तब लिया गया हो जब हमने उनको पहली बार देखा था, ठंड की सुबह, गुनगुनी धूप और हरी साड़ी में। उनके माथे पर छोटी सी बिंदी थी और कपड़े का वजन न संभाल पाने की सिकन उनसे कैसे नजर हटाई थी ये तो मत ही पूछो। हम तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि और तो सब भूल जाएंगे, पर उनकी उस छवि का क्या जो दिल से उतर ही नहीं रही। और भी कई किस्से हैं उनके जो पूरा लिख कर उठे तो मलाल रह जाएगा कि 2-4 फिर भी रह गए। रहा सवाल उस फैसले का, तो शायद एक किसी एक पल की बात नहीं, उनको सब कुछ मानने का फैसला हमने हर पल किया है। जब जब वो साथ थीं और तब भी जब नहीं। हम निरंतर उनको चुन रहे थे, तब से जब हम मिले थे अब तक, जब हमारा मिलना हमारे ख्वाबों में होता है। अम्मा कसम कहीं से चिपकाया नहीं है, खुद का है ये सब। ये तो बस हमारी भावनाएं हैं जो फुट फुट कर बाहर आ रही हैं। ऐसे शहर की भीड़ को चिरते हुए हम चले जा रहे थे। हाल ये था कि कहीं कोई रोक कर पूछ लेता कि कहाँ, तो शायद हम कुछ न कह पाते। जो दिल के हाथों मजबूर हैं उसे क्या खबर वो कहाँ जा रहे हैं। अदालत में जो कुछ हुआ ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। हाँ, न्याय की बात करें तो सब ठीक था, पर थोड़ा पर्सनल जाएं तो हमने खुद के पैर पर हथौड़ा मार लिया था। हाँ, कुल्हाड़ी कह लो, एक ही बात है। बिल्कुल लेते हैं सर, चमन बाबू का तो खुलेआम चलता है, हमने कहा। जज साहब का ध्यान अचानक ऐसे आकर्षित हुआ जैसे स्कूल में पीटी वाले मास्टर को किसी बच्चे की जेब में मोबाइल दिख गई हो। थोड़ा स्पष्ट तरीके से कहो, जज साहब बोले। हमारा पहला टेंडर था, हम इत्मीनान से बोले। शहर से बियारी वाली सड़क का। लगा नहीं था कि कभी मिलेगा हमको, पर लक्ष्मी जी की कृपा रही और चमन बाबू का आशीर्वाद, हमको हमारा पहला ही टेंडर अलाट हो गया। 9% की डील थी वो, और छोटे चमन को फिल्म में अलग एंट्री दिलवाई थी। चमन बाबू ने बोला था कि पहला टेंडर है ना, तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद से 7% में चल रहा है। क्या आपको पता था कि जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं वो रिश्वत के ही हैं? वकील साहब ने सटीक हमसे पूछा। एक होता है उत्साहित होना और दूसरा होता है भावुक होना। सही मात्रा में दोनों के मिश्रण से व्याकुल बनता है। हम वकील साहब के चेहरे पर छाए उतावलेपन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कुछ आ गया कहने लायक तो बस कह दिया, आ रहा है। हम वकील साहब को देखकर बोले, इसका जवाब भी आ रहा है, थोड़ा धीरज रखिए, अब आए हैं तो सब बता कर जाएंगे। जज साहब जाने काहे हल्के से मुस्कुराने लगे। बोलो बोलो, तुम आगे बोलो, उन्होंने हमसे कहा। चमन बाबू का सब कुछ तो फुल टू टेबल के नीचे से चलता है, ऊपर तो बस बातें होती हैं, काम काज सब नीचे। आपके टेंडर में वजन नहीं है तो न सही, जेब में वजन होना चाहिए। बाकी चमन बाबू देख लेते हैं, पर इसमें गलती चमन बाबू की नहीं है, हमारी ही है।
और हम जैसे औरों की, जो बार बार अफसरों की बात मानकर उनको और बढ़ावा देते रहते हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि अगर हम नहीं करते तो कोई और करता, पर किसी और स्थिति में वो कोई और हम ही होते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर रह रहकर आने वाले शायराना ख्याल क्षणिक हों। इनकार तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारा दिमाग फिर गया होगा। एक अलग ही उतावलापन था हम में उस रोज, बेसुध बिन ख्याल का, किसी के अनसुने सवाल का एक हिस्सा थे हम। सड़क की भीड़ में कभी चिल्लाकर तो कभी हार्न बजाकर, जद्दोजहद में चलते हुए भी हम एक फैसला ले रहे थे। अनजाने में ही सही, किसी के पल में ठहरे कोई किस्सा थे हम। हमने नहीं देखा कि रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। बेलफ्ज बेनिसा किसी के खामोशी का, कुछ अनकहे जवाबों की मदहोशी का एक हिस्सा थे हम। और देखते ही देखते हमारी सवारी आकर रुकी पिंकी जी के स्कूल के ठीक सामने। लिख कर भी पूरा कुछ अधूरा सा एक किस्सा थे हम। भगवान जाने किसी की आदत हो जाने का दुष्परिणाम था या बचपन में सिर पर लगे किसी चोट का बहुत देर से होने वाला असर। हम तो बस इतना कहेंगे कि अगर उस वक्त पंडित महाराज हमारा नामकरण कर रहे होते तो हमारा नाम बमलू प्रेम शुक्ला रख देते और उनको कोई पश्चाताप भी नहीं होता। हमने फैसला ले लिया था। उतावलापन कह लो या कुछ और, पर हमसे तो शाम का भी इंतजार नहीं हुआ। स्कूल खत्म होने तक तो रुकते। क्या कहोगे जाकर उनके सामने कि हमसे शादी कर लो? अरे जिसने हमसे तब ब्याह नहीं किया तो अब क्यों करेगी? तब बात और थी। अनजान थे बिल्कुल। अब तो फैन है हमारी। जल्दबाजी में कहीं बात बिगड़ न जाए। अगर अब नहीं तो कब? एक बार अम्मा से पूछ लेते। उसे बहू मानेंगी जिसने हमको पहले ठुकराया हो? और गांव वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही ना कि एक दावत फिक्स हो गई। अब इतना सोच लिया है तो कर गुजरो, जो होगा देख लेंगे। एक ख्याल खत्म नहीं होता कि दूसरा पैदा हो जाता, सब एक से बढ़कर एक। मन को कोई छाँव के चरम पर ले जाता तो कोई संभावनाओं की गर्दिश पर। अब जो हमने मन बना लिया था, किसी बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अलग अलग ख्याल आकर जाते रहे, पर दिल उनमें से सिर्फ एक पर अटका रहा, बोल दो। कार्यवाही बिल्कुल सही चल रही थी। जवाब भी हम सब सच सच दिए जा रहे थे। यूं कह लो कि जितना जानते थे चमन बाबू का सब कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था हमने। पर इस बीच हमारा मन बार बार पिंकी जी के ख्यालों को छू कर वापस आ रहा था। इस केस में जो होना था वो तो लगभग तय हो गया था। बातें अब नए केस की उठने लगी थी। हमारे खिलाफ किसी ने स्पष्ट तो नहीं कहा, पर जिस हिसाब से जज साहब और वकील साहब के हाव भाव बदले थे, ये कहना गलत होगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब तो सवाल ये था कि हम पर सिर्फ फाइन लगेगी या जेल यात्रा पर भी जाना होगा। बस एक यही ख्याल आया और हम उठ बैठे। अब पिंकी जी को बताना जरूरी हो गया था कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला था। सारी संभावनाएं और सारा सच, और साथ ही साथ वो सब कुछ जो हमारा दिल चाहता था, वो ख्वाहिश उनसे ब्याह करने की। स्कूल का समय बस खत्म ही होने वाला था। मेन गेट पर गाड़ी लगाकर हमने हाथ की घड़ी को देखा। लगभग आधे घंटे बाकी थे अभी, पर आज कोई सब्र नहीं था जो हमको रोक लेता। भगे आए हम स्कूल के अंदर। अंदर बैठे प्यून ने हमको रोकने की कोशिश जरूर की, पर उसकी कोशिश भी महज एक औपचारिकता ही थी। स्टाफ रूम ढूंढने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। पहला राइट और दूसरा लेफ्ट। हम दरवाजे के ठीक सामने जाकर रुके। यूं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी वहाँ, पर जितने भी थे पिंकी जी के समेत सारे शिक्षकगण हमको देखकर सकपका जरूर गए। माहौल यूं बना मानो प्रिंसिपल साहब वहाँ साक्षात पहुँच गए हों। शिक्षकों का भी अलग ही गणित होता है, और अदाकारी तो ऐसी कि बच्चन साहब भी फेल। कभी देखना उनको उनकी चलती क्लास में जब प्रिंसिपल आ जाए। पिंकी जी पता नहीं किस हड़बड़ी में हमारे पास आ गईं। कुछ इशारा भी किया आंखों से, हल्का सा गुस्सा, हल्का सा आश्चर्य, और पीछे पीछे चले आने का आदेश। इतना तो वो था जो उनकी आंखों में सब देख पा रहे थे। हमको तो वो भी नजर आया जो हकीकत के परे भी था कुछ। बिना कुछ बोले वे आगे निकल आईं और हम हो लिए पीछे पीछे। पहला लेफ्ट और दूसरा राइट।
बालकनी से होते हुए हम गेट के बाहर आ गए। काफिला वहां रुका जहां से छोटे बच्चों के खेलने की जगह की शुरुआत होती है। झूले इतने थे कि मानो पूरा का पूरा मीना बाजार लगा हुआ हो। आसपास निर्धारित तौर पर विकसित हुआ गार्डन, सिर पर अलग अलग तरह के पेड़ों की छांव और दीवारों पर जानवरों की मोहक तस्वीरें। कहाँ हम बचपन में हैंड पंप के हैंडल पर ही झूल लिया करते थे। हम पीछे पीछे आ तो गए थे, पर ये नहीं पता था कि अब आगे क्या कहना है। मुमकिन है कि मैडम नाराज हों, यूँ स्टाफ रूम में हमारा बेधड़क चले जाना शायद नियम संगत न हो। और उन्होंने दरवाजे पर जिन नज़रों से इशारा किया था, हमको डर था कि कहीं हमारी ही क्लास न लग जाए, क्योंकि मैडम का सब्जेक्ट अंग्रेजी था। दृश्य के भयावह होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ गई थीं। पर ये क्या शुक्ला जी, बच्चों से उछलते हुए पिंकी जी हमारे गले लग गई। हम ये तो नहीं जानते कि उस समय हमको क्या करना चाहिए था। बस इतना समझते हैं कि जो हमने किया वो नाकाफी था। हम बेख्याली में बस खड़े रह गए। उस समय एहसास हुआ कि हमसे अच्छा रिएक्शन तो एक्सपायर हो गई दवाएं देती हैं। जहाँ तक बात है माहौल को समझने की कि साला चल क्या रहा है, मानो सच में हमारी क्लास चल रही थी, वो भी गणित की। अभी तो हमने अपने मन की बात बताई ही नहीं, फिर इतनी खुशी किस बात की। हमारे मन में आया जरूर, पर हम चुप थे। भगवान हमारी सुन रहे थे या पिंकी जी ने हमारा चेहरा पढ़ लिया। शुक्ला जी, उन्होंने बहुत ही खुशी में कहा, पिछले 2 घंटे से हम तुमसे मिलने को छटपटा रहे हैं। यकीन मानो, हमने आज आखिरी क्लास भी छोड़ दी, और ऐसे में तुम अचानक स्टाफ रूम के बाहर। एक पल को तो लगा जैसे हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से हो गया है। पर हुआ क्या? हमने पूछा। वो जर्नलिज्म के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था ना हमने। हमको कुछ खास याद तो नहीं आया, पर हमने हाँ में सिर हिलाया। आज फोन आया था हमारा, सिलेक्शन हो गया है। हम दिल्ली जा रहे हैं अगले हफ्ते। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास 10वीं फेल के 13वें अध्याय प्रायिकता का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दिन भले ही गिनती के थे, पर लग रहा था जाने किस जन्म की बात होगी वो। डब्लू और बबलू को तो याद भी नहीं कि उनके बीच कोई लड़ाई हुई थी। काम का थोड़ा मंदा जरूर पड़ने लगा था, पर धीरे धीरे माहौल वापस पहले की तरह हो गया था। अम्मा की मस्ती कम नहीं हुई, बातों में वही कड़कपन और सोच उतनी ही उम्दा। पिंकी जी के जाने के बाद थोड़ा दुखी रहने लगी थी, पर कोई खास समस्या नहीं आई। हमारी पिंकी जी से बढ़ती नज़दीकियां उसके सास बनने के सपने को एक उम्मीद सी देने लगी थीं। अचानक सबका बिखर जाना इस उम्र में थोड़ा तो विचलित करेगा। उसे लगता है कि ब्याह की हमारी आखिरी उम्मीद हो गई है खत्म। खबर तो ये भी है कि अम्मा बाजार में आजकल हमारे नाप का भगवा कुर्ता ढूंढ रही हैं। अदालत में फैसला श्री चमन पटेल के खिलाफ आया। उनकी जेल यात्रा तो शुरू भी हो गई है। बेचारे अब भी मुस्कुराते रहते हैं, सिर पर आज भी वही चमक और चेहरे पर उतनी ही मासूमियत। सच कहें तो अब और ज़्यादा मुस्कुराने लगे हैं। कभी कभी तो लगता है कि पागल ना हो जाएं, पर बड़े नेक और साफ दिल इंसान हैं। श्री चमन पटेल का केस तो हो गया है खत्म। अब इंतजार हमारे खिलाफ आगे की कार्रवाई का है। वैसे अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर उम्मीद है कि जल्द ही प्रेम पत्र आएगा। देश की न्यायपालिका में देर है, पर अंधेर नहीं। हम नदी किनारे बैठे पानी में पत्थर उछाल रहे थे कि पीछे से डब्लू ने आवाज दी, जान देने का सोच रहे हो का? हम पीछे मुड़े। डब्लू के साथ प्रकाश भी था। गाड़ी साइड में लगाकर दोनों हमारे पास आ गए। हमारी कौन सी लुगाई भाग गई है बे कि हम जान दे दें? हमने कहा। 10 सेकेंड तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद दोनों ने जो हंसना शुरू किया, क्या शोले का गब्बर और क्या रामायण के राक्षसगण, सब फेल। अब मजाक तो मत उड़ाओ यार, हम बोले। अब जाना था तो चली गई। इतनी देर में वो दोनों हमारे बगल में आकर डट गए। जाना था तो चली गई, डब्लू बोला। वो अभी भी हंस रहा था। हमको तरस तो तुम्हारी इच्छाओं पर आ रहा है। सपने देखना सेहत के लिए अच्छा है, होता होगा, पर ऐसे कि मतलब एक बार ब्याह के लिए मना करने के बाद भी
मान जाएगी कहीं के शाहरुख खान हो कि कोई मंत्र फूंक दिया था। अरे दिमाग भी तो कोई चीज होती है, बस चल दिए डुगडुगी के पीछे बैठा कर। हम तो कब से कह रहे थे कि दिक्कत है इस कन्या में, मत बर्बाद करो इतना समय इस पर। अब लो मारते रहो पत्थर पानी में। कसम से सब फिल्म देख देख कर सठिया गए। हाँ और भैया थे भी क्या पिंकी जी के सामने? प्रकाश बोला। बबलू शुक्ला ठेकेदार और ज्यादा से ज्यादा क्या, एक नए जगह का गाइड, इतने में से थोड़ी होता है। इस वक्त तो लग रहा था कि दोनों कहीं के नामी गिरामी प्रेम विशेषज्ञ हैं। अक्सर ऐसे हालातों में दोस्तों का ये रूप प्रचंड तरीके से सामने आता है। फिर लगता है कि यही तो हैं जिन्होंने लैला मजनू हीर राझा सबकी कहानियों को साकार किया था। खुद की जीवनी भले ही कुछ खास कहने सुनने लायक न हो, पर ज्ञान देंगे लंबी लंबी। लपेटते रहो बस। हम भी चुपचाप लपेट रहे थे। अब कहने को बचा भी कुछ कहाँ था। वैसे भैया ने कोशिश में कोई कमी नहीं रहने दी। क्यों? प्रकाश बोला। काला कुर्ता, कंपनी वाला चश्मा, सोने की घड़ी, आड़ी तिरछी अंग्रेजी, बुलेट में पीछे बिठाकर घुमाना, और नर्मदा घाट, मंदिर की घंटी और बस स्टैंड की चाट, सब एक कर दिया था कसम से। देखो अभी भी टसन उतारे नहीं उतर रहा है। शकल भी कोई चीज होती है, डब्लू बोला और ठहाके मारकर हंसने लगा। और अंकल वो भी तो, प्रकाश ने बात आगे बढ़ाई। भगवान जाने क्या मजा आ रहा था दोनों को, हमारे सामने हमारी ही उड़ाने में। हम तो ये मानकर चुप थे कि आज हमारा दिन नहीं है। एक जमाने में हम भी उनकी जगह हुआ करते थे, पर आज नहीं। चलो अब, डब्लू बोला। हमको भी साइट पर जाना है। प्रकाश को गोडाउन छोड़ते हुए निकलेंगे। तुम भी चल लो, काम बहुत बाकी है। उसने हमको साथ चलने का इशारा किया। हाँ काम तो है और चलना भी है, हम बोले, पर थोड़ी देर में आते हैं, तुम चलो। दोनों का चेहरा यूं बना कि पांचवी के बच्चे से छठवीं का सवाल पूछ लिया गया हो गणित का, और उसने सही सही जवाब दे दिया हो। समय बदल गया है, प्रकाश बोला। हम तो बोलते थे कि ज्यादा फिल्म विल्म ना दिखाया करो इनको। भैया भी अब आशिकों से देने लगे हैं। थोड़ी देर में आते हैं। अब नदी किनारे क्या अचार डालेंगे? कहीं सच्चे प्यार वार में तो नहीं पड़ गए? शुभ शुभ बोलो बे, डब्लू तपाक से बोला। अब बोला क्या, मुंह से अपशब्द निकालने के लिए डांट ही रहा था समझ लो। प्यार भी कोई पढ़ने की चीज है? वो आगे बोला। उत्तेजना इस बार पहले से भी ज्यादा थी। सब आंखों का छलावा है। अपना भाई बस थोड़ा भटक गया है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, आ जाएगा धीरे धीरे। अरे वही तो कह रहे हैं, हम लगभग चीखते हुए आखिरकार बोले। हमारी आवाज में जो मजबूरी थी उसका मुकाबला प्रेमचंद की कहानियों के नायक भी नहीं कर सकते। और इस मजबूरी से साथ बाहर आ रहा था हमारा गुस्सा। आ जाएंगे बाद में धीरे धीरे। तुम निकलो ना, काहे जान दिए जा रहे हो? कोई भारत रत्न थोड़ी मिलेगा हमारे साथ बैठकर कि गड़ गए बस। बातें हम जैसे भी कर रहे थे, आवाज में झुंझलाहट देखने लायक थी, मतलब सुनने लायक। समझ में उनके भी आ गया था कि अब भी अगर रुके रहे तो अगला पत्थर हम नदी में नहीं फेंकेंगे। दोनों जाने तो लगे, पर उनकी अब हंसी पहले से भी तेज हो गई थी। सर्कस के जोकर सा महसूस करने लगे थे हम। पर भगवान का शुक्र है, कम से कम वे दोनों गए तो। कभी भगवान से दोस्त मांगना हो तो चढ़ावा थोड़ा अच्छा लेकर जाना। 11 रुपए में क्या मिलता है? उसका उदाहरण डब्लू और प्रकाश हैं। साक्षात कभी कभी लगता है कि बचपन ही सही था, जब 2 रुपए की पेंसिल हमारी दोस्ती कैंसिल बोल दिया करते थे और सब खत्म। कसम से धरती का सीना चीर कर निकलते हैं ऐसे दोस्त। उनके जाने के बाद हम आंखें बंद कर उस नदी के किनारे लेट गए। प्रकाश की बातें कितनी सच थीं और कितनी नहीं भगवान जाने, पर हम अपने ऊपर से ठंडी हवा को गुजरते महसूस कर रहे थे। बहते पानी की मायूसी भी सुन पा रहे थे, और रोक लिया था हमारे मन ने हमको बीते किसी लम्हे में। वो लम्हा था जो हमने बहुत पहले कभी जिया था। वो कभी थे ही कहाँ जिनका न होना खल रहा है। बदस्तूर बस पहले सा ही जीना मरना चल रहा है। पीप पीप पीप, पीछे से कान झंझना देने वाली हार्न की आवाज आई। हमने पलट कर देखा। डब्लू और प्रकाश गाड़ी घुमाकर वापस आ गए थे। गई वो, डब्लू दूर से ही चिल्ला रहा था, अकेले ही मरोगे अब?
दोनों हंसते हुए दूर से ही वापस चले गए। 11 रुपए में 2, और क्या मिलेगा इतने में? इसमें ऊपर वाले का भी क्या दोष? हमको भी 51 तो रखने ही चाहिए थे, कम से कम। रात के हो रहे थे 12:30। जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड। इस मौसम में दो दुनिया होती है, एक बिस्तर रजाई के अंदर और दूसरी उसके बाहर। दोनों के अपने अपने मजे हैं और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग। हम अंदर वाले में अभी अभी ही आए थे। कमरे में अंधेरा पसरा था और हम थे सोने की तैयारी में। अचानक फोन की बत्ती जली और लगा बजने। हमको हमारे जीवन में इसी पल में समझ आया था कि फोन में डरावने रिंगटोन क्यों नहीं रखना चाहिए। नंबर पहचान का नहीं था। 0089 आखिरी में किसका हो सकता है? हमने सोचा जरूर, पर ज्योतिष नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चला। हेलो, हम दबी आवाज में बोले। दबी आवाज में क्यों? नहीं बताएंगे, कुछ तो खुद समझो यार। क्या शुक्ला जी? ऊपर से एक उत्साहित आवाज आई। इतनी जल्दी भूल गए? न कोई फोन न मैसेज, नॉट फेयर। पिंकी जी, हमने रुक कर झिझकते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारी अम्मा, उधर से जवाब आया। आवाज़ सुनकर पहले तो हमको 99.99% पता था कि वो ही होंगी, इसलिए सवाल किया था। पर जवाब सुनने के बाद अब ये 100% तय था कि कोई तूफान ही है फोन के उस पार। और तूफान भी वो जो हमको बहुत दूर उड़ा कर ले गया था और छोड़ गया था वहीं कहीं, बस ऐसे ही। आ गई याद आखिर। और ये नया नंबर क्यों? कैसा लग रहा है नया शहर? और काम चौचक चल रहा है कि नहीं? हमने सब पूछ लिया एक सांस में। हमारी आवाज में हल्का सा उत्साह और हल्की सी झिझक दोनों थे। चल रहा है। अरे यहाँ तो सब कुछ दौड़ रहा है, मैडम बोली। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह की शाम हो जाती है और कब अगला दिन। और लोग भी बहुत अजीब हैं यार। सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फुर्सत ही नहीं है किसी को। हमको तो यहाँ अपने रूममेट से बात करे 4 दिन निकल जाते हैं। अभी 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए आए और नींद कब पूरी ली थी वो भी याद नहीं है। आना जाना यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। इस शहर में ट्रैफिक की बात मत पूछो। हमने नहीं पूछा कुछ भी, बस चुपचाप सुनते रहे। उनका कहना चलता रहा, हमारा सुनना भी न रुका। घर से लेकर दफ्तर तक, पड़ोसी से लेकर साथ काम करने वालों तक, उगते सूरज से लेकर ढलती शाम तक सब बताया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि वो आज फोन पर ही अपने पूरे 3 हफ्ते जीना चाहती थीं। दोबारा हमारे साथ। एक मन को तो लगा कि रोक लो उनको आगे कुछ कहने से। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसलिए फिर उस वादे का क्या जो हमने खुद से किया था कि उनकी हर जिद मानेंगे। उनका हमारे साथ बीतने वाला एक एक पल भी उनकी जिद का ही एक हिस्सा ही तो था। आप खुश हैं, बस काफ़ी है। बहुत देर बाद जब उनकी बातें खत्म होने से हुई तब हमने कहा, खुश? अब उनकी आवाज़ में थोड़ी झिझक सी आ गई थी। हाँ, कह सकते हैं, पर यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा सोच कर आए थे। सब नया है, बिल्कुल अलग। पर आपको जो चाहिए था वो सब तो है ना अब आपके पास? हमने यूं कहा जैसे हम खुद को ही मना लेना चाहते हो। तुम नहीं हो ना, उस पार से जवाब आया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास यहीं समाप्त होता है, पर आइए सुनते हैं कहानी के पार, कहानी से परे, जिसे अजय राज सिंह ने लिखा है, जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। मैं जानता हूं एक मझधार सा है बबलू शुक्ला के लिए, पिंकी शर्मा के लिए और शायद आपके लिए भी। ये कहानी अधूरी लग रही है, पर यकीन मानिए ये तभी पूरी हो गई थी जब सर्दी की सुबह गुनगुनी सी धूप में दोनों पहली बार मिले थे, या शायद उस नर्मदा घाट में जहां दोनों अपना एक एक हिस्सा एक दूसरे के लिए छोड़ आए थे, या शायद तब जब पिंकी ने बबलू को एक पिता पर हाथ उठाने से रोका था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, किसी एक की अक्सर एक आदत छूट जाती है और दूसरा दूसरे को बुरी आदत बना बैठता है। दोनों दूर, अलग, शायद खुश, पर वो कहानी चलती रहती है।
जो कभी खत्म ही नहीं हुआ, उसे आप पूरे और अधूरे में नहीं बांट सकते। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल। उपन्यास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए उपन्यास के साथ। धन्यवाद।